नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है हमने जियोग्राफी के किए, उसकी लगभग 22-23 सेशन चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। आज से हम एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का है 6 से लेकर के और 12 तक का, उनके सारे जो प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, वो सारे हम अपने प्रश्नों में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसे कि हमने जियोग्राफी किया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये इसका आज पहला सेशन होगा और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी जिससे आप चीज़ों को आसानी से पिकअप कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस विच इज कॉल्ड द सिंधु इन संस्कृत, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द नेम भारत इज द फर्स्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, एंड थर्ड स्टेटमेंट द ईरानियन एंड ग्रीक्स कॉल्ड द लैंड ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर इज कॉल्ड इंडिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, 1 2 3 करेक्ट हैं। ठीक है, तो इंडिया या इंडस से निकला है, सॉरी, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। और भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग होता था। और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा है, और इसके पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा है, इंडिया कहा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या भुर्ज वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। दूसरा कथन है, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते थे। और तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ओनली रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, इट्स स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बिकॉज तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं केवल इमारतों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसमें जैसे बर्तन है और बहुत सारी चीज़ों का वो अध्ययन करते हैं। ओनली 1 और 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। तो पांडुलिपियां जो है ताड़पत्रों या भूर्ज वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी, और अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते थे। पुरातत्ववेत्ता इमारतों के साथ साथ औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड अबाउट 4700 ईयर एगो अलोंग द इंडस ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज द एंशिएंट टाइम एज मगध, एंड स्टेटमेंट 3 इज राइस वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड नॉर्थ इन द विंध्यन हिल्स। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले क्या, चावल उपजाया गया था। सो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों ही सही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां की भी तलाश करते हैं। दूसरा कथन है, पौधों के अवशेष जैसे अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। और तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता को प्रायः कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन फाइंड्स रिमेन ऑफ द क्लोथिंग, ये स्टेटमेंट गलत होगा। पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की तलाश करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और पौधों के अवशेष जैसे अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े यदि जले हुए हैं तो भी वो जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। और पुरातत्ववेत्ता को प्रायः कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पांडुलिपि शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द मीनू से निकला है। दूसरा कथन है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज वृक्ष की छाल पर बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और तीसरा कथन है, सभी पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में संरक्षित पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो पांडुलिपियां हैं वो केवल मंदिर और विहारों में ही संरक्षित नहीं पाई जाती, और भी जगह होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पांडुलिपि शब्द जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द मेनू यानी हाथ से निकला है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज वृक्ष की छाल पर बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हालांकि कई पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में भी संरक्षित मिली, लेकिन यह कहना गलत होगा कि सभी पांडुलिपियां वहीं पाई जाती थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभिलेख प्रायः पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल राजाओं के आदेश को ही अभिलेख में पाते हैं। और तीसरा कथन है, कुछ अभिलेखों में आम लोगों द्वारा भी अपने कार्यों के विवरण अंकित किए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है।
तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स ओनली द ऑर्डर ऑफ किंग्स इन इंस्क्रिप्शंस, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये ओनली वाला जो सेंटेंस है ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अभिलेख कठोर सतह लाइक एज पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें, और राजाओं के आदेशों के अलावा आम लोगों के विवरण भी अभिलेखों में अंकित किए जाते थे। उदाहरण के लिए व्यापारी, शिल्पकार और अन्य लोग भी अपने कार्यों के बारे में जानकारी जो है अभिलेखों में दर्ज कराते थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर गंगा वाज नोन एज मगध इन एंशिएंट टाइम। Statement 2 is the ruler of the Magad were very powerful and established a vast empire. And statement 3 is the Indus Valley civilizations was known as Magad. Which of the following statement is correct? तो सिंधु घाटी सभ्यता मगध के नाम से तो नहीं जानी जाती थी ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जो वर्तमान में बिहार राज्य का हिस्सा है। मगध के शासक शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, जिससे यह प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य में एक बना। सिंधु घाटी सभ्यता मगध के रूप में नहीं जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 4700 वर्ष पहले फली फूली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राचीन काल में लोग व्यापार, युद्ध, आपदाओं और नए स्थलों की खोज के लिए यात्रा करते थे। दूसरा कथन है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। तीसरा कथन है, प्राचीन भारत में कोई भी बाहरी लोग आकर नहीं बसे। तो नो आउटसाइडर्स कम एंड सेटल इन एंशिएंट इंडिया, इट्स स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो प्राचीन काल में लोग व्यापार, युद्ध, आपदाओं और नए स्थानों की खोज के लिए यात्रा करते थे। इससे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रों में आवागमन कठिन होता है। और जो कथन दिया गया था कि प्राचीन भारत में कोई बाहरी लोग आकर नहीं बसे, तो ऐसा नहीं। ईरानी आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, ये सब अपने टाइम टू टाइम आते रहे, जिससे क्या हुआ, इंडियन जो कल्चर था वो समृद्ध हुआ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वर्क रिटन इन संस्कृत। And statement 2 is Sanskrit language was mainly used by common people. And statement 3 is Tamil language was used by only by the royal family. Which of the following statement are correct? तो तमिल भाषा का प्रयोग केवल शाही परिवार के लोग नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखी गई सबसे पुरानी रचना मानी जाती है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। और प्राकृत भाषा जो है आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत अधिकतर शाही, धार्मिक और उच्च वर्गीय समुदायों द्वारा बोली जाती थी। तमिल भाषा का प्रयोग केवल शाही परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आम लोगों और विद्वानों के द्वारा भी प्रयोग की जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल पत्थर और धातु से बनी चीजों का अध्ययन करते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते थे। तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता कभी मिट्टी के बने बर्तन या अनाज के अवशेष की खोज नहीं करते थे। देखने से ही लग रहा है पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। केवल यहाँ पे लिखा ना, केवल पत्थर और धातु से बनी, तो केवल वाले स्टेटमेंट थोड़ा सा वो अधिकतर गलत ही होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो पुरातत्ववेत्ता पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां, सिक्के और पुरानी इमारतों का अध्ययन करते थे। वे जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्राचीन लोग क्या खाते हैं, और वे मिट्टी के बर्तन या अनाज के अवशेष का अध्ययन नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द फर्स्ट पीपल इन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन इंडिया लिव्ड इन hilly area of the northeast. And statement 2 is cities were established in 4700 year ago along the Indus River. And statement 3 is rice was the first cultivated in the Vindhyan mountain region. Which of the following statement is correct? तो भारत में सबसे पहले खेती करने वाले लोग उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते थे, वो विंध्यन के क्षेत्र में रहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केवल 2 और 3 सही होगा। तो उत्तर पूर्व में नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोग सबसे पहले खेती करते थे। और सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले नगर बसे, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल की खेती की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राचीन समय में लोग व्यापार, रोजगार, युद्ध और धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करते थे। दूसरा कथन है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा गया। एंड स्टेटमेंट 3 है, प्राचीन काल में लोग यात्रा नहीं करते थे क्योंकि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, यात्रा तो वो करते ही थे। उस समय के जो अलग अलग साधन थे, जैसे कि मतलब घोड़ा है, नाव है, और सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो केवल क्या सही होगा, 1 और 2 करेक्ट होगा। तो प्राचीन समय में लोग व्यापार, रोजगार, युद्ध और धर्म प्रचार के लिए यात्रा करते थे। गंगा नदी के दक्षिण में मगध राज्य स्थित था, जो बहुत शक्तिशाली था। अब मगध शक्तिशाली क्यों था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मगध इतना शक्तिशाली राज्य क्यों बना। ठीक है, उसका सिर्फ एक कारण है, और वो आप हमें कमेंट करिएगा। लोग यात्राएं नहीं करते थे, वे कठिनाइयों के बावजूद पहाड़, नदियों और समुद्रों को पार कर सकते। तो मतलब तीसरा कथन गलत होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभिलेख हमेशा कागज पर लिखे जाते थे और राजा अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थर की धातु की सतहों पर लेख खुदवाते थे, और अभिलेखों में केवल शासकों के आदेश ही मिलते थे, आम लोगों की जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत होंगे, आप समझ रहे होंगे। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अभिलेख पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, ना कि कागज पर, और कागज उस समय था ही नहीं। राजा अपने आदेश जनता तक पहुंचाने के लिए इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खुदवाते थे। अभिलेखों में केवल राजाओं के ही आदेश नहीं, बल्कि कुछ आम लोगों द्वारा भी जो किए गए कार्य उनके होते थे, वो अपना विवरण दर्ज करवाते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, एंड स्टेटमेंट 2 इज the Prakrit language was mainly used by the common people, and statement 3 is the Tamil language was used only in the South India. Which of the following statement is correct? तो तमिल भाषा का उपयोग केवल दक्षिण भारत में होता था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना, तो केवल 1 और 2 सही होगा। तो ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है, और प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत उच्च वर्गों द्वारा उपयोग की जाती थी। देखिए, प्राकृत जो है ये आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। ठीक है, तमिल भाषा दक्षिण भारत में लोकप्रिय थी, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, consider the following statement. Statement 1 is archaeologists study ancient remains by the digging, and statement 2nd is archaeologists search only for tools made of the stone, not metal tools, and statement 3 is archaeologists also study bones, pottery and coins to gain information about the past. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता केवल पत्थर से बने औजारों की खोज करते थे, धातु के औजारों की नहीं। आप समझ रहे होंगे, ये गलत होगा। 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पुरातत्ववेत्ता खुदाई करके प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करते थे, वे पत्थर के अलावा धातु के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों, हड्डियों का भी अध्ययन करते थे। तो मतलब केवल पत्थर के बने औजारों का ही ये नहीं करते थे। ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज मगध वाज द one of the most powerful kingdom in the ancient India, and statement 2 is the capital of the Magad kingdom was the Ayodhya, and statement 3 is the Ganga and its tributaries was helpful in the expansion of the Magad kingdom. Which of the following statement are correct? So मगध की राजधानी अयोध्या थी, ये तो नहीं है। किसकी राजधानी अयोध्या थी? कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मगध प्राचीन में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। मगध की राजधानी अयोध्या नहीं, बल्कि राजगृह और फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी, और गंगा और इसकी सहायक नदियां व्यापार और संचार के लिए सहायक थी, जिससे राज्य विस्तार को मदद मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दूसरा कथन है प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। तीसरा कथन है तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होती थी। तो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बस यही गलत होगा। तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा नहीं, वो तो आम लोगों के द्वारा भी बोली जाती थी। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मणों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो वो संस्कृत बोली जाती थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऋग्वेद संस्कृत में रिटन किया गया है। प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त नहीं होती थी, बल्कि यह दक्षिण भारत के कई समुदायों द्वारा बोली जाती थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दूसरा कथन है, अभिलेख पत्थर या धातु की सतहों पर लिखे जाते थे। तीसरा कथन है, सभी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मतलब जो सभी पांडुलिपियां हैं वो सुरक्षित ही हैं, है ना। सो ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट। तो पांडुलिपियां ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर या धातु की सतह पर उत्कीर्ण होते थे। सभी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित नहीं, इनमें से बहुत सारी नष्ट हो गई हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, सिटीज वेयर सेटल्ड ऑन द बुक ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर एगो। Statement second is, the region located south of the Ganga was called Magad in ancient time. And statement 3 is, the name of the India is associated with the Indus River. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर बसे थे। गंगा के दक्षिण में मगध राज्य स्थित था जो बहुत शक्तिशाली था। और भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी इंडस शब्द से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्वविद प्राचीन अवशेषों की खोज और अध्ययन करते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्वविद केवल इमारतों के अवशेष का अध्ययन करते थे। तीसरा कथन है, पुरातत्वविद हड्डियों, औजारों, बर्तनों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, केवल इमारतों इसका अवशेष तो नहीं करते थे, हम ऊपर भी देख चुके हैं। ओनली 1 और 3 इज करेक्ट। तो पुरातत्वविद प्राचीन अवशेषों की खोज और अध्ययन करते थे। वे केवल इमारतों के अवशेषों का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि हड्डियों, औजारों, बर्तनों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। इसीलिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है, पहली सीरीज थी, बिल्कुल कंप्लीट हुई। बाकी इसके जितने भी 6 से 12 तक के एमसीक्यू बनेंगे वो सारे हम अपने सेशन पे करेंगे, अपने चैनल पे करेंगे, जैसे कि हमने जियोग्राफी का किया है। ठीक है, तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा इसके बारे में। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।